नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में फिर सामने आया डिजिटल अरेस्ट का मामला। आपको बता दें कि वैशाली नगर इलाके में युवक से 4,55,000 रुपए की ठगी की गई है। टेरर फंडिंग में फंसाने की धमकी देकर के जो है ठगी हुई है और साइबर ठगों ने आरबीआई सीबीआई अफसर बनकर के डिजिटल अरेस्ट कर ठगा है। पीड़ित को 8 दिन तक जो है डिजिटल हाउस में अरेस्ट करके रखा गया। 712 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग केस में फंसाने की धमकी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देना है। फिर से डिजिटल अरेस्ट का जो है मामला सामने आया है। वैशाली नगर इलाके में युवक से 4,55,000 की ठगी की गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर वैशाली नगर इलाके में जो है ठगी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, पूरे मामले में जो अपडेट है कि पीड़ित में अब वैशाली नगर थाने में जो है वो आज दर्ज करवाई जाएगी इस संबंध में, और वहीं पर पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्योंकि काफी गंभीर मामला है डिजिटल अरेस्ट का। इसके पहले भी एक महिला के साथ, महिला बैंक अफसर के साथ में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, और संभवतः जयपुर में दूसरा मामला है जबकि किसी बड़े परिवार के युवक को ठगी करके साइबर डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की गई है। और पड़ताल में सामने है कि 1 अगस्त दोपहर को मोबाइल फोन आता है पीड़ित के पास में, जिसमें आरबीआई कस्टमर सर्विसेज अधिकारी बनते हुए उसको कहा जाता है कि उसका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया है, और बाद में हैदराबाद पुलिस, सीबीआई, आरबीआई के अफसर बनकर के डिजिटल अरेस्ट एंड टेरर फंडिंग में केस में फंसाने की धमकी दी गई। उसके साथ 4.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात की गई और 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके हाउस में ही रखा है। तो ऐसे में काफी गंभीर मामला है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी, अभी पुलिस को क्या सबूत कोई हाथ लगे हैं? क्या कुछ जानकारी, कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है विष्णु? देखिए, बदमाशों ने सीबीआई और ईडी के नाम से फर्जी जो वारंट है वो जारी करके ऑनलाइन तरीके से पीड़ित को व्हाट्सएप पर और अन्य तरीकों से भेजे थे। तो पुलिस ने जिन जिन नंबरों से मोबाइल फोन पीड़ित को आए थे, धमकियां दी गई थी फर्जी अधिकारी बन करके, ईडी सीबीआई के अफसर बन करके, उन सभी नंबरों के आधार पर जांच की जा रही है कि ये फोन कॉल कहाँ से आए थे। तो उन तमाम फोन के आधार पर ही फिलहाल अभी तक जांच की जा रही है। उसके बाद ही मतलब साफ हो सकेगा कि ये फोन कहाँ से किए गए थे। लेकिन पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में शिकायत दर्ज करके और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जोधपुर जिले में हुई 2 दिन तेज बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पानी के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण होने के चलते नदी का पानी नए मार्ग जो है बना रहा है। ऐसे में धुंधाड़ा के लाखुंब गांव को अन्य गांव से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और सड़क के बीच से पानी नाले के रूप में बहने लगा है, जिसके चलते गांव का संपर्क अन्य गांव से टूट गया है। ऐसे में ग्रामीण रोजमर्रा की चीजों के लिए पानी के दोनों तरफ एक रस्सी बांध करके सामान लाने के लिए मजबूर हो गए हैं। सामान के लिए ग्रामीण अपने जीवन को संकट में डाल करके जो है पार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, तस्वीर को भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश होने के बाद जो है बड़े लूनी नदी के जलस्तर के कारण अब तक 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। कर दिया स्टार्ट। जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को शुक्रवार को सीने में दर्द होने पर एम्स जोधपुर में भर्ती किया गया। इमरजेंसी में जांच के बाद जो है उसे कार्डियक केयर यूनिट में भेजा गया। आसाराम के एम्स में लाने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी जो है एम्स हॉस्पिटल के बाहर ही पहुंच गए। हालांकि मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। समर्थकों को रोकने के लिए अस्पताल के सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के विन्हेडे शहर में जो है 62 लोगों को ले जा रहे विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसे में सभी यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। एयरलाइन वोएपास ने पहले कहा था कि विमान में 62 लोग सवार थे। वोएपास एयरलाइन ने यह कहा कि साओ पाउलो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वारुलाहोस के लिए रवाना हुआ प्लेन क्रैश हो गया और इसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। दुर्घटना कैसे हुई यह पता नहीं चल पाया है। हादसे का शिकार हुए प्लेन का रजिस्ट्रेशन जो है PSVPP 1 ATR 72,500 है और उसमें कुल 74 लोग
सवार हो सकते हैं। उड़ान ट्रैकिंग डेटा से यह पता चला है कि क्रैश से 1.5 मिनट पहले प्लेन ने जो है ऊंचाई पर जाना छोड़ दिया था। स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1:21 तक जो है प्लेन 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और इसके बाद महज 10 सेकंड में लगभग 250 फीट नीचे गिर गया। अगले 8 सेकंड में लगभग 400 फीट ऊपर चला गया और इसके 8 सेकंड बाद 2000 फीट नीचे पहुंचा। फिर लगभग ये तेजी से नीचे उतरने लगा। सिर्फ 1 मिनट में लगभग 17,000 फीट नीचे गिरा और इसमें आग लग गई। और पेरिस ओलंपिक्स में भारत को रेसलिंग में मेडल मिला है। आपको बता दें कि रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन सहरावत ने प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया है। अमन पहले दौर के बाद 6-3 से आगे रहे, फिर दूसरे राउंड में 7 अंक लेकर के जो है मैट पर अपना उन्होंने दबदबा बनाए रखा। अमन सहरावत की इस जीत के साथ भारत के खाते में कुल 6 मेडल हो गए हैं। यही नहीं, अमन सहरावत के नाम एक और रिकॉर्ड बना है। अमन सहरावत भारत के ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र के मेडल विनर बन गए हैं। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर से ले गई। इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लियूँ भी ओलंपिक में। ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। बिल्कुल, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि ये मेडल पहनने के बावजूद भी आपके अंदर खुशी नहीं है। आप बिल्कुल स्वर्ण पदक की ही उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसा नहीं? ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत है। और पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज जीतने पर अमन सहरावत को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, हमारे पहलवानों को गौरवपूर्ण धन्यवाद। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उनका समर्पण और दृढ़ता साफ तौर पर झलकती है। पूरा देश इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अमन सहरावत को बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अपनी असाधारण दृढ़ता और शक्ति के साथ आपने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती मैच में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया है। राष्ट्र को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। तो अमन सहरावत ने 13-5 से जो है मुकाबला जीत लिया। उसके बाद से उनको बधाई दी गई। ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। और उधर देश के स्टार रेसलर विनेश फोगाट मामले में पूरे देश की निगाहें हैं। खेल पंचायत न्यायालय के फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। विनेश फोगाट की CAS में सुनवाई और उसके फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद CAS से अपील की थी कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। खबर है कि खेल पंचायत न्यायालय में सुनवाई के दौरान विनेश फोगाट की ओर से कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि विनेश ने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। इस मामले में CAS की तरफ से कभी भी फैसला आ सकता है। और इस बीच ओलंपिक से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम अब से थोड़ी देर बाद भारत वापस आ रही है। पेरिस में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इतिहास रच दिया और हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जो है स्पेन को 2-1 से हराया। और स्पेन के खिलाफ मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम की तरफ से दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए थे। हॉकी में ये भारत का चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में आज भारत को एक और पदक की उम्मीद है। ये उम्मीद भारतीय पहलवान ऋतिक हुड्डा से है, जो फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम के प्री क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। आपको बता दें कि ऋतिका का अंतिम 16 दौर में सामना हंगरी की
बेनोडेट नागी से होगा और इस मुकाबले में रितिका जीतती हैं तो आज ही वो जो है क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। सेमीफाइनल जीतने पर वह देश के लिए पदक ला सकती हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड दौरे पर रहने वाले हैं, जहां जमीन खिसकने से प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री तबाही का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जिसमें 400 से अधिक लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री राहत और पुनर्वास की कोशिशों की समीक्षा करेंगे और दोपहर करीब 12:15 पर प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री राहत शिविर और अस्पताल का भी जो है दौरा करने वाले हैं, जहां वे भूस्खलन के पीड़ितों और बचे लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उन्हें घटना और चल रहे राहत प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। 30 जुलाई 2024 को केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसक गई थी। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, जिसमें अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। इस बार हंगामे में केंद्र में थी जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़। दोनों के बीच बोलने की टोन को लेकर के संग्राम छिड़ गया और बात अपमान और घमासान तक पहुंच गई। राज्यसभा में क्या कुछ हुआ, समझिए इस रिपोर्ट में। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम। नो, सियासत में कब किस बात का बतंगड़ बन जाए कहा नहीं जा सकता। अब से कुछ रोज पहले तक सभापति और जया बच्चन के बीच बयानों की जो चिंगारी सुलग रही थी, अचानक उसी बयानों की चिंगारी में टोन वाला धमाका हो गया। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। सभापति महोदय को एक्टर होने का मनोविज्ञान समझाया गया तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। नो नो नो, शीट गिवन टू यू। नो, यू डोंट हैव फ्लोर नाउ। नो, इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट। नो, इनफ ऑफ इट, यू कांट हैव इट। यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी, you have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. बहस इतनी जोरदार हुई कि विपक्ष नारेबाजी करने लगा। नतीजा ये हुआ कि जगदीप धनखड़ का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। You want to destabilize the entire nation? Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as epicenter of disturbance. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. नतीजा ये हुआ कि विपक्ष ने सदन का वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन से बाहर जाकर भी मामला नहीं थमा। जो कहा जाता है चेयर से, वो चेयर पे बैठे अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं वो भी आम एमपी की तरह हैं, हमारे अन्नदाता तो हैं। I objected to the tone used by the children. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader.
विपक्ष का ये व्यवहार सत्ता पक्ष को रास नहीं आया। मोर्चा संभाला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। सवाल यही है कि मुद्दों से भटकी सियासत कहां ठहर गई है? क्या वहां जहां सदन के महत्वपूर्ण सत्र की बर्बादी ही मकसद है? और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सुबह राजघाट जाएंगे। उसके बाद 10 बजे मंदिर जाएंगे और सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल से करीब 18 महीने बाद बाहर आए। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आज मंदिर जाने का कार्यक्रम है। मनीष सिसोदिया का राजघाट भी जाएंगे। तो शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में थे और इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया करीब 18 महीने तक जेल में रहे और 18 महीने बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए। जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए तो दिल्ली में बारिश हो रही थी और वो बाहर आते ही बीजेपी पर बरस पड़े। लाला साहब के पिछली कर्ज को हम कैसे उतारेंगे? उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया तो जेल से बाहर निकल आए, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। और मनीष सिसोदिया ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर निकलेंगे। एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुँचे और तानाशाह तक भी पहुँचे कि कह के जेल में भले डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। आम आदमी पार्टी के ये दूसरे बड़े नेता हैं जो दिल्ली शराब घोटाले में जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं। इनकी रिहाई से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था। उन्होंने जमकर जश्न मनाया और मनीष सिसोदिया का स्वागत किया। सिसोदिया बाद में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और वहां सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। हालांकि सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी को दागदार करार दे रही है, तो बीजेपी का कहना है कि बेल का मतलब निर्दोष होना नहीं होता। कि वो जेल में थे वो किसकी जीत थी? अरे भाई ये पॉलिटिक्स क्यों कानून के दायरे में करते हो? अब कितने टाइम्स हर क्रिमिनल को जो कातिल भी है, कत्ल भी किया हो, जिसने रेप भी किया हो, कभी ना कभी बेल तो उसको भी मिलती है। ये जीत हार की बात कहाँ है भाई? ये देखो भाई, उनको कितने साल, कितना टाइम हो गया जेल के अंदर, आप उसे देखो। बेल तो हर चोर को, हर क्रिमिनल को बेल तो मिलती है। आम आदमी पार्टी की जो छवि थी और जिन मुद्दों के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा था, आज वो उससे पूरी तरीके से भटक चुके हैं। आज हर एक व्यक्ति उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं, जमानत मिलना नहीं मिलना, लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि कोई केस अगर उनके खिलाफ चला है और लगातार इतने महीने तक वो जेल में रहे, कोर्ट ने कई हियरिंग्स की, उसके पश्चात आज ये समझा है या ये माना है कि इनको जमानत देने के योग्य है, तो ये बातें ठीक हैं।
मनीष सिसोदिया 18 महीने बाद दिल्ली के पड़पड़गंज में अपने घर पहुंचे, जहां ढोल बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयां बट रही थी। मनीष घर वालों से मिले और भावुक हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। उन्हें हर हफ्ते सोमवार या शुक्रवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी। उन पर दिल्ली शराब घोटाले में घूस लेने का आरोप है और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य की सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन चुनाव की इन तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के बीड जिले में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का विरोध हुआ। शिवसेना के उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंक करके विरोध जताया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि ठाकरे परिवार एक दूसरे के सामने आए हैं और राज ठाकरे के काफिले पर ऐसा अटैक हुआ है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के काफिले पर हमला। राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंककर प्रदर्शन और मारपीट। राज ठाकरे सुपारी खोर चले जाओ। राज ठाकरे के सामने उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। राज ठाकरे के काफिले पर हमले की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड जिले से आई हैं। विधानसभा चुनाव के चलते राज ठाकरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं, लेकिन जब उनका काफिला बीड में पहुंचा तो वहां का मंजर ही अलग नजर आया। उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता मशाल चिन्ह वाला झंडा लेकर राज ठाकरे का विरोध करते नजर आए। शिवसेना के उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंककर अपना विरोध जताया। उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे पर सुपारी लेकर काम करने का आरोप भी लगाया। राज ठाकरे सुपारी खोर चले जाओ। इस बीच उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता काफी गुस्से में नजर आए और हालात ऐसे बन गए कि देखते ही देखते दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों तरफ से पहले धक्का मुक्की हुई जो हाथापाई में बदल गई। हंगामे की इन तस्वीरों में कुछ लोग लाठी लिए भी दिखाई दिए। हैरानी की बात ये रही कि ये सब हंगामा राज ठाकरे की गाड़ी के सामने हुआ। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उद्धव गुट के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में पहली बार देखने को मिला है कि जब ठाकरे परिवार में आपस में ही भिड़ंत हुई और दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए हों। यही नहीं, राज ठाकरे के काफिले पर ऐसा हमला पहली बार हुआ है। बिहार के गोपालगंज में दुनिया के दूसरे सबसे महंगे रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम मिलने से हड़कंप मच गया है। बिहार पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट पर तस्करों से 50 ग्राम कैलिफोर्नियम बरामद किया है। बरामद रेडियो एक्टिव की जो कीमत है करीब 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बरामद कैलिफोर्नियम प्रतिबंधित रेडियो एक्टिव पदार्थ है। भारत में आम आदमी इसको खरीद या बेच नहीं सकता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्लांट से बिजली उत्पादन और पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर बनाने में होता है। साथ ही ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तीनों तस्करों से पूछताछ कर रही है कि कैसे अमेरिका से इसे भारत लाया गया और इसका जो इस्तेमाल है वो कहां किया जाना था। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने से हड़कंप मच गया और ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैलिफोर्नियम के साथ जो है 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर स्वतंत्रता दिवस से पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सबसे पहले पंजाब से बब्बर खालसा के आतंकी तरसेम संधू की गिरफ्तारी हुई। फिर सुरक्षा एजेंसियों ने बब्बर खालसा आतंकी संगठन को लेकर खुफिया अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, दिल्ली से आईएसआईएस का वांटेड आतंकी रिजवान अली को पकड़ लिया गया है और उसे यूएई से भारत लाया गया है। रिजवान एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और इसके साथ ही पंजाब के पठानकोट में देखे गए 7 संदिग्धों की तलाश जारी है। यानी आतंकवाद के हर मोर्चे पर सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन जारी है।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे गोरबंद। नमस्कार।